देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। लगभग समय जितना ही प्राचीन, सूर्य जितना ही तेजस्वी और आकाश जितना ही विशाल, हमारे भारत देश का इतिहास। ज्ञान, विज्ञान और समृद्धि से सजा इतिहास। शौर्य, आध्यात्म और कलाकारी से छलकता इतिहास। आधुनिक भारत के शिल्पियों ने दिशा दिखाई। उनके एक एक कदम के साथ देश ने एक छलांग लगाई। सवेरों का देश जिसे कहते थे, वही पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचा। मेक इन इंडिया, इन 3 शब्दों ने दुनिया में हमारा नाम किया ऊंचा। आज हर घर में बिजली है, हर हाथ में मोबाइल फोन है, हर जेब में डिजिटल पहचान, हर खाते में डायरेक्ट बेनिफिट, हर रसोई में स्वच्छ ईंधन और हर आवास में इज्जत घर है। भारत 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 भारत, स्वच्छता और योग नए भारत के संस्कार हैं। भारत भारत भारत, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। अंग्रेज कहकर गए थे, हमारे जाने के बाद देश तुम्हारा बिखर जाएगा। नहीं सोचा था उन्होंने कि भारत विश्व के सबसे विशाल लोकतंत्र के रूप में निखर जाएगा। आज भारत एक है, अखंड है और सबसे तेजी से आगे बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आइए मनाते हैं स्वतंत्रता, एकता, विकास और लोकतंत्र के 75 साल। 2022 में भारत अपनी आजादी के 75 साल पूरे करेगा। आइए इस महापर्व की तैयारी में जुट जाते हैं। भारत 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 भारत, आइए बनाते हैं आत्मनिर्भर भारत। आइए मनाते हैं भारत की आजादी का अमृत महोत्सव। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा बचपन एक साधारण गांव के लड़के की तरह ही था। मैं आजमगढ़ के एक छोटे से गांव गंभीर वन में पैदा हुआ था। मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो मेरा तकरीबन चौथी क्लास तक का जो जीवन है वो गांव में बीता। मेरी पढ़ाई जो थी गांव में ही हुई थी और मुझे यह बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो हमारी पढ़ाई का स्टैंडर्ड था वो इतना ख़राब था कि चौथी क्लास में जाते वक्त शायद मेरी शिक्षा का जो स्तर था वो पहली क्लास की शिक्षा से भी कम था। क्योंकि जब मेरे पिताजी को पता चला, जब वो वापस आए और उन्होंने मेरी शिक्षा की हालत को देखा, तो उन्होंने कहा भाई तुमको तो अच्छे स्कूल में डालना पड़ेगा। जब उनकी पीस में पोस्टिंग हुई आगरा में, तो मुझे केंद्रीय विद्यालय में डालने की कोशिश की। अनफॉर्चुनेटली मुझे केंद्रीय विद्यालय में नहीं लिया गया। जैसा कि मैंने बताया कि मेरा जो शिक्षा का स्तर था वो इतना ख़राब था कि उन्होंने एडमिशन लेने से भी मना कर दिया। चौथी और पाँचवीं इन 2 क्लासों में मेरे पिताजी ने मेरे ऊपर इतनी मेहनत की और इतना लगन से उन्होंने मुझे पढ़ाया।
हालांकि उस समय मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन आज मैं ये कह सकता हूँ कि यह उनकी उस परिश्रम का ही नतीजा है कि मुझे केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन मिला, लेकिन एक क्लास नीचे, यानी कि जब मैं 5वीं में जाना था तो मुझे 4थी में। बाकी मेरा जीवन गांव में उसी तरह बीता जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में किसी गांव में बीतता है, मस्ती मारना, कबड्डी खेलना। 6ठी क्लास तक आते आते मैं पहले दूसरे नंबर पे आने लग गया था। और इसके लिए फिर मैं वही कहूँगा कि आपकी खुद की लगन, खुद का परिश्रम और आपके जो पिता हैं जो कि भगवान तुल्य होते हैं, उनकी मेहनत रंग लाई और भगवान की मेहनत रंग लाई। उसके बाद फिर मैं एयरफोर्स सेंट्रल स्कूल में गया, जो कि अपने ज़माने का नंबर 1 स्कूल था दिल्ली का। वहाँ मेरी सही मानों में एकदम उच्च दर्जे की पढ़ाई हुई कि मुझे फ़ौज में जाने की जो सुध है वो कब लगी। पूना में जब मैं 6ठी क्लास में था तब 1971 की लड़ाई शुरू हुई। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी जेट एयरक्राफ्ट ने पूना के एयरपोर्ट पर अटैक किया और हम लोग लोहगांव एयरफोर्स स्टेशन में रहते थे। रात में हमको बाहर भाग के निकल के जाना पड़ता था ट्रेंचों में छुपने के लिए, ताकि हमको बॉम्बिंग से कोई असर न पड़े। ये घटना मेरे दिमाग पर एक तरह से गहरा छाप छोड़ गई। पहली घटना ये थी, और जिसकी वजह से मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे तो फ़ौज में ही जाना है और पायलट ही बनना है, और मुझे इसका जवाब पाकिस्तान को देना ही देना है। लेकिन ग्रेजुएशन करते ही मुझे लोगों ने बताया कि खाली पायलट से ही नहीं आप देश की सेवा कर सकते हैं, भारतीय सेना में और भी अंग हैं। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं थल सेना ज्वाइन करूंगा, तो IMA भी मैंने क्लियर किया। भारतीय थल सेना ट्रेनिंग में 1980 में गया और 1981 दिसंबर में मैं 2nd लेफ्टिनेंट की पोस्ट से मैंने ज्वाइन किया भारतीय सेना के इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना में, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट में, और मेरी यूनिट का नाम था 9 मराठा लाइट इन्फेंट्री, जिसका नाम भी मैंने दिया है नाशक 9वीं, जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था। सबसे पहली जो घटना जो मुझे अब याद आती है, जब मैं कैप्टन था तब हमें एक पेट्रोल ले जानी थी 1986 में, गश्ती दल, लेकिन ये गश्ती दल बॉर्डर पे था पुंछ और श्रीनगर के बीच में, यानी कि पुंछ से हमको पीर पंजाल की पहाड़ियों को क्रॉस करना था और फिर श्रीनगर जाना था। उस साल 1986 में रिकॉर्ड स्नो हुई थी, यहाँ तक कि 2-2 आदमी तक स्नो में धंस जाएं, इतनी बर्फ़ इस साल गिरी थी। दराज में हमारे 13 लोग उस समय अपनी जान भी गंवा बैठे थे। तो हमारे साथ एक पोर्टर था, वो फिसल गया और फिसल के इतना नीचे गिरा कि करीबन 300-400 फीट नीचे जाके वो गिरा खाई में। अब ऐसे में हमारे पास 2 ही रास्ते थे। एक तो हम ये उम्मीद करें कि शायद वो जिंदा हो और उठ करके अपने आप धीरे धीरे नीचे आए और हम उसकी मदद कर सकें। दूसरा कि हम खुद किसी न किसी तरह से नीचे जाएं और उसको मदद करें। हमने दूसरा निर्णय लिया। तूफ़ान चल रहा था बर्फ़ का, लेकिन मैं और एक मेरे JCO साहब जो सरदार साहिबान बोलते हैं, वो माउंटेन वॉरफेयर क्वालिफाइड थे। हम दोनों ने रस्सियों से अपने आप को रोप इन किया, नीचे तक गए, रस्सी ख़त्म होगी, उसके बाद हम लोग फिसल के नीचे गए, क्योंकि कोई चारा नहीं था, उतनी रस्सी थी नहीं हमारे पास। हम उसके पास पहुँचे तो वो जिंदा था, बेहोश था लेकिन जिंदा था। फिर हम लोग उसी रास्ते से नीचे चले गए और नीचे जा कर के हम जहाँ बेस कैंप था वहाँ तक उसको लेके आए। जब मैं कमांडिंग ऑफिसर था तो मेरी जो तैनाती थी, मेरी बटालियन की जो तैनाती, उसी समय मैंने अपनी यूनिट का नाम नाशक 9वीं रखा था। उसके पहले नोबल 9th बोलते थे उसको, तो मैंने कहा इसमें जोश नहीं है इस नाम में। नाशक का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करने वाला। इससे यूनिट में एक नया जोश पैदा हुआ था। तो जब हम अपनी पूरी कमान, ऑप पराक्रम चल रहा था, कारगिल के बाद ऑप पराक्रम चल रहा था, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में रोज़ युद्ध हो रहा था और अलग अलग तरीके से युद्ध हो रहा था। वो इसी दौरान यूनिट ने इतना अच्छा काम किया कि रक्षा मंत्री भी हमारे पास आए और उन्होंने हमें शाबाशी दी थी। एक तरह से एक सर्जिकल स्ट्राइक जैसा ऑपरेशन था वो, और उसमें हमने एक दुश्मन की जो चौकी थी उसको इतनी बुरी तरह बर्बाद किया कि 1 महीने तक उसमें दुश्मन का कुत्ता भी नहीं जा सका।
जब तक हमने उनको परमिट नहीं किया कि ठीक है तुम लोग आ सकते हो, तब तक वहाँ कोई हरकत नहीं थी। तो 1 महीने तक हमने उनको दबा के रखा। उसी दौरान जब मैं कमांड छोड़ के जा रहा था और नए कमांडिंग ऑफिसर जो थे जैकरिफ के थे, उनको कमांड दी। लास्ट दिन जब हम निकलने वाले थे, उस दिन एक आतंकी इन्फिल्ट्रेशन हुआ बगल वाली यूनिट में। करीबन 20 इन्फिल्ट्रेशन आतंकियों ने इन्फिल्ट्रेट किया, घुसपैठ की। रात ही में उनके साथ इनकाउंटर हुआ। उसके बाद 4-5 मरे, लेकिन बाकी सब इधर उधर तितर बितर हो गए जंगल और पहाड़ियों के बीच में। तो हमारी बटालियन जो नेबरिंग बटालियन थी, हमने भी 2 कंपनी कॉलम, ये देखिए आप, अगले दिन निकलने वाले हैं पीस स्टेशन के लिए, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी था। सब ने अपना सामान अलग किया, गन्स ली, बंदूकें ली और तुरंत रातों रात 2 कंपनी हमारी डिप्लॉय हो गई। अगले दिन सुबह मैं अपनी इस इलाके में जा रहा था, तो मेरे साथ मैंने बोला कि क्योंकि आप इस इलाके को टेक ओवर कर रहे हैं तो आप भी चलिए। तो उन्होंने बोला मैं गाड़ी चलाऊं, तो मैंने कहा ठीक है आप चलाइए। तो हम दोनों गाड़ी चला के अपने इलाके में जा रहे थे, और क्योंकि आतंकी इधर उधर बिखर गए थे, तो 3 आतंकियों ने घात लगाकर हमारी जिप्सी को उड़ा दिया। उस पर ग्रेनेड अटैक कर दिया। दोनों पहिए उड़ गए, ऊपर की छत उड़ गई। मुझे पहले तो कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ। फिर जब थोड़ा सा होश आया तो मैंने देखा कि मेरे जो 3 लोग हैं, यानी कि सीओ साहब जो थे नई यूनिट के, और उनके 2 जवान घायल हो गए हैं। हमने जल्दी से आड़ में लेके आए सबको, इनको इवैक्यूएट किया। हाँ, क्योंकि मैं सीओ था, मेरे साथ एक प्रोटेक्शन चलती थी, प्रोटेक्शन आगे चली गई थी, प्रोटेक्शन की गाड़ी जो थी आगे चली गई थी। उस गाड़ी में बिठाया, हॉस्पिटल भेजा, और उसके बाद हमारा घातक प्लेटून को हमने मोबिलाइज़ किया, जो कि कहीं किसी और जगह पे सर्च कर रहा था। और हमारी जो सीओ की टीम थी, दोनों ने मिलकर इन तीनों आतंकियों को ख़त्म किया। मेरा कहने का मतलब है कि हमारे ऊपर हमला हुआ, हमारी जिप्सी उड़ गई, 3 साथी हमारे घायल हो गए, लेकिन उस समय जो हमारी प्रायोरिटी थी ये नहीं थी कि वहाँ से बच करके निकलो। हमारी प्रायोरिटी थी कि मारना है इन लोगों को, और वही किया हमने। अपने साथियों को भी सही सलामत हॉस्पिटल भेजा, और उनको 3 घंटे के अंदर तीनों के तीनों आतंकियों को ख़त्म किया, जिसमें हमारी 2 कंपनियां भी शामिल थीं। इस तरह का जो जुनून होता है अगर आप में है, तो आपके लिए भारतीय सेना सबसे बेहतर कैरियर होगा। ये मेरा नई युवा पीढ़ी को एक संदेश होगा। पठानकोट की घटना आपको पता है, मैं उस समय आईजी ऑपरेशंस था एनएसजी में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। तो हमारे नीचे एक टास्क फोर्स होता है जो कि 2 घंटे की रेडीनेस पे रहता है। अगर आप अभी बोलें गो, तो 2 घंटे के अंदर वो हवाई जहाज में बैठ करके निकल जाता है। इसमें करीबन 166 यानी कि 166 लोग इसमें रहते हैं, और उनके पास अलग अलग तरीके के हथियार, सामान, बारूद को निरस्त करने का सामान, कई सारी चीज़ें होती हैं इन लोगों के पास। गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियाँ तो एयरक्राफ्ट में नहीं ले जा सकते, एक गाड़ी ले जाते हैं। हमको रात को 1 तारीख को बताया गया शाम को 6 बजे कि शायद पठानकोट में कुछ आतंकी हमले की संभावना हो सकती है, सिटी के अंदर या किसी मिलिट्री बेस में। तो मिलिट्री बेस में तो आपको पता ही है कि सब अपनी रक्षा खुद कर लेते हैं, वो हम सब इसी के लिए तैयार किए गए हैं। तो हमें उनकी चिंता नहीं थी। हमें चिंता थी कि सिटी के अंदर अगर कुछ हो जाए तब वहाँ पे एनएसजी कुछ करेगी, क्योंकि शाम को बताया गया, हमको पहुँचते पहुँचते वहाँ पर लेट हो गया, रात के 10:30 बज गए। तो हम मजबूरन 2 टीम्स को हमने एयरफोर्स बेस में छोड़ा, और 1 टीम लेके हम सिटी के पास रात में रुके। तकरीबन इस कार्रवाई को करने में रात के 2 बज गए, और तभी हमला शुरू हो गया एयरफोर्स बेस पे। तब एयरफोर्स कमांडर जो थे वहाँ के स्टेशन कमांडर, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर आपकी टीम यहीं बैठी हुई है, क्या आप इनको एम्प्लॉय कर सकते हैं? तो मैंने कहा इसके लिए पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और तुरंत फिर हमने जो अपनी दोनों टीम थी उनको मोबिलाइज़ कर दिया। उन्होंने जूते भी नहीं खोले थे अपने, और तुरंत उठे, और उन्होंने एक लाइन से जो आतंकी थे, जब तक हमारी टीम वहाँ पहुँची तब तक उन्होंने काफ़ी लोगों को, डीएससी के काफ़ी लोगों को मार दिया था, एयरफोर्स के एक अदर रैंक्स को मार दिया था। तो काफ़ी नुकसान हो चुका था जान का। लेकिन जो उनका असली मुद्दा था हवाई जहाज़ों को नष्ट करने का, एयरफोर्स के जो साजो सामान है उनको नष्ट करने का,
एयरफोर्स का जो पेट्रोल डंप है उसको नष्ट करने का, उस इलाके के में पहुंचने से पहले ही एनएसजी ने उनको घेर लिया और उसके बाद ये ऑपरेशन 4 दिन चला। इसमें मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। एक तो ये है कि जो हमारे यंग ऑफिसर्स थे, एक यंग ऑफिसर की जो टीम थी, जब हमने एक मिलिटेंट को देख लिया तो वो अपनी गाड़ी लेकर के, जो आर्मर्ड व्हीकल होती है उसको लेकर उसके नज़दीक पहुँचे तो उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका इनके गाड़ी के ऊपर और ग्रेनेड ऊपर के कपोला से अंदर चला गया और ग्रेनेड फट गया। हमारे 7 ऑफिसर्स, एक नहीं 7 ऑफिसर को अलग अलग जगह पे स्प्लिंटर्स लगे। मैंने उनको बोला तुरंत वापस जाइए एमएच नज़दीक था एकदम, एमएच वहाँ से करीबन 1.5 किलोमीटर था। हमने फटाफट उनको एमएच भेजा। जितने भी 3 ऑफिसर्स और 3 कमांडोज, तीनों ये 6 और 7 लोग, इन लोगों ने एक बार पट्टी कराई और मुझे पता चला कि ये दोबारा वहीं पहुँच गए हैं और उन्होंने ही मारा इस आतंकी को। ये होती है एक जज्बा। 2014 में 100 साल में जम्मू कश्मीर में सबसे भयंकर बाढ़ आई थी 100 साल के बाद। इसका जो मुख्य असर हुआ था वो श्रीनगर में हुआ था। वहाँ के तो अलग ऑपरेशन हुए, वहाँ के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ी, कुछ लोगों ने शायद वहाँ पे जान गंवाई, लेकिन जम्मू में जो बाढ़ आई थी वो एक बिजली की तरह आई और बिजली की तरह गई। इस बाढ़ ने किसी को समय नहीं दिया, इतनी तेज़ आया क्योंकि जम्मू का जो ग्राउंड है वो इतना फास्ट है, सतलुज इतनी तेज़ चलती है और तावी रिवर इतनी तेज़ बहती है। तावी रिवर ने एक नया बना हुआ पुल तोड़ दिया, जो कि जिस पे कि 4 लेन पुल था, उसका पूरा का पूरा एक पायलन तोड़ दिया। उसमें मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, घर बह के जा रहे थे। करीबन 15,000 लोग ट्रैप हो गए दोनों आइलैंड्स के बीच में। जाने का रास्ता बंद हो गया, पुल टूट गया, आने के लिए कोई तरीका नहीं और पानी बढ़ता जा रहा था। एक समय ऐसा आया कि पाकिस्तान और भारत के बीच का जो पानी था, जगह थी, वो ख़त्म हो गई और खाली पानी पानी दिख रहा था। तो आपको ये भी नहीं पता चल रहा था कि कौन सी पाकिस्तान की पोस्ट है, कौन हमारी पोस्ट है। इसी में हमारे जवान भी फंस गए और सतलुज रिवर के बीच में हमारी करीबन 150 जवान फंस गए। एकदम चारों तरफ से सतलुज बह रही है और उसमें फंस गए थे। हालांकि हमारे पास पूरा प्लान था उनको बाहर निकालने का। तो जब मैं कंपनी कमांडर से बात कर रहा था कि मेजर मागो थे कंपनी कमांडर, कि निकलना है या नहीं निकलना है आपको, तो नहीं सर हम लोग मैनेज करेंगे, यहाँ से निकलेंगे नहीं, क्या पता दुश्मन कुछ कार्रवाई करे। एकदम बॉर्डर पे था वो। लेकिन जब मैंने देखा कि पानी इस तरह से बह रहा, फिर मैंने उनको हुक्म दिया कि आप निकलिए। जब वो निकल रहे थे, क्योंकि उस समय बारिश इतनी तेज़ हो रही थी, हेलीकॉप्टर भी नहीं जा सकते थे उनको बचाने के लिए, उन्होंने 2 हाई स्पीड जो बोट हमने उसी साल मंगाई थी, पहले वो बोट भी नहीं हुआ थी, अगर वो बोट ना होती तो शायद ये सारे के सारे जो हमारे आदमी खो जाते। लेकिन उस बोट की वजह से, जो कि हमने जलंधर से मंगाई थी, हम लोगों ने इन सारों को वहाँ से निकाला धीरे धीरे और एक भी आदमी की नुकसान नहीं झेलना पड़ा। सामान वामान चला गया वो अलग बात है, लेकिन एक भी हथियार का नुकसान नहीं हुआ, एम्यूनिशन का नुकसान नहीं हुआ, सब सही सलामत बाहर आए। और 15,000 जो आदमी थे उनको हेलीकॉप्टर द्वारा, नाव द्वारा और भी कई तरीक़ों से बचाया गया, उनको सामान पहुंचाया गया। मैं कह सकता हूं कि इस ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने इतना बढ़िया काम किया कि शायद ही पहले कभी किया गया हो, नहीं तो हमारे देश को बहुत नुकसान झेलना पड़ता। देखिए एनएसजी का ऑपरेशन ख़त्म ही हुआ था और उसके तुरंत बाद मुझे अति विशिष्ट सेवा मेडल का अवार्ड दिया गया। उस समय राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी जी और प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी ही थे। ऐसे अवार्ड जब मिलते हैं तो आदमी को एक ऐसा सुकून मिलता है कि शायद मेरी सेवाएं जो हैं देश ने रिकग्नाइज़ की है। अगर ना भी करती, अगर ये अवार्ड ना भी मिलता तो मेरे जुनून में कोई कमी नहीं होनी थी। लेना में अगर आपको ऑफिसर बनना है, आपको जवान बनना है, तो आपको कुछ चीज़ें करनी होंगी और वो है, पहली बात तो जुनून अंदर सेना में जाने का आपको पैदा करना पड़ेगा। और उसके लिए जो दूसरी सबसे जो ज़रूरी चीज़ है
वो है रोल मॉडल चुनना। आप अपना एक हीरो चुनिए। अगर आप महाराणा प्रताप को अपना रोल मॉडल मानेंगे, अब महाराणा प्रताप की जितनी विशेषताएं हैं अगर उनको ध्यान में रखेंगे, बहादुरी, डिटर्मिनेशन, दुश्मन के आगे कभी न समर्पण करना, ईमानदारी, प्रजा की सेवा, अगर ये सारी चीज़ें करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे गुण आप में आएंगे और एसएसबी तो क्या, कोई भी एग्ज़ाम आप पास कर जाएंगे।